सिया इंडिया के लिए 10 अमीर फैमिली में से एक परिवार राव परिवार की बेटी है। राव परिवार में फैमिली हेड ओल्ड मिस्टर राघवराव 66 हैं। उनका बेटा अविनाश राव 41, उसकी पत्नी रेवा राव 39 और उनके 3 पोते राम राव 28, आधिर राव 25 और नक्ष राव 22 हैं। पर फिर भी उन्हें एक प्यारी पोती चाहिए थी और शायद भगवान ने उनकी सुन ली। जब मिसेस रेवा राव सिया की मां का 8 महीने का गर्भ था, तब उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से उनकी इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। हॉस्पिटल की गलती के कारण उनकी बेटी किसी दूसरे के बच्चे के साथ एक्सचेंज हो गई और वह अभी घर चलिए। वहीं उनकी असली बेटी को हॉस्पिटल वालों ने बाद में अनाथ आश्रम भेज दिया, क्योंकि दूसरे बच्चे की मां डिलीवरी के समय ही मर गई थी। राव परिवार में किसी को भी सच नहीं पता चला। सब अच्छा चल रहा था। ऐसे ही 16 साल बीत गए। पर जब राव परिवार अपनी साथ लाए बच्ची रागिनी का जन्मदिन मनाने के लिए घूमने गए थे, तब रागिनी का एक्सीडेंट हो गया। उसका बहुत सारा खून बह गया था। जब रागिनी को अस्पताल में भर्ती किया गया और जब परिवार वालों ने अपना खून उसे देने के लिए तैयार हो गए, पर बाद में पता चला कि रागिनी का ब्लड ग्रुप राव परिवार में किसी से भी नहीं मिल रहा था। जब ओल्ड मिस्टर राव को यह पता चला, तब उन्होंने इस मामले की छानबीन की, पर तब यह सच सबके सामने आया कि रागिनी उनकी असली बेटी नहीं है और वह लोग सालों पहले किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझकर घर ले आए थे। फिर ओल्ड मिस्टर राव ने अपनी असली पोती को ढूंढने का फैसला लिया। इस दौरान बहुत मुश्किल से उन्हें अपने बेटी के बारे में कुछ पता चला। लगातार 6 महीने की छानबीन के बाद उन्हें आखिरकार अपनी असली पोती की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उनकी पोती का नाम क्या है। वह उम्र में रागिनी से कितनी बड़ी है, यानी 16 साल की है, और इस वक्त महाराष्ट्र के एक अनाथ आश्रम में है। इस बारे में पता चलते ही उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उसे अपने परिवार के पास वापस लाने का फैसला किया और उसे लेने चले गए। उन्होंने सिया को सब सच बताकर उसे वापस अपने परिवार में ले आए। इसी बीच जब रागिनी को यह सब पता चला, तब वह हमेशा एक ही चीज सोचती कि राव परिवार को उनकी असली बेटी कभी ना मिले और उसे ही राव परिवार की असली बेटी के तौर पर रखा जाए। इसीलिए उसने सबको इमोशनल ब्लैकमेल किया। साथ ही इतनी साल एक साथ रहने की वजह से मिस्टर एंड मिसेस राव, साथ ही उनके तीनों बेटे रागिनी की बातों में आ गए। जब मिस्टर ओल्ड राव सिया को लेकर वापस दिल्ली आए, अपने घर लेकर चले गए। सफर के दौरान मिस्टर ओल्ड राव के प्यार और अच्छे बर्ताव के कारण सिया और उनके बीच अच्छा कनेक्शन आ गया था। जब वह घर पहुंचे तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर मिस्टर ओल्ड राव को गुस्सा आया, क्योंकि राव परिवार की असली बेटी का स्वागत करने के लिए उसका खुद का परिवार भी वहां नहीं था। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपने घर में बरसों से काम कर रही केयर टेकर आशा मौसी को बुलाया और उन्हें सिया से मिलाया। फिर उन्होंने सिया को कमरे में ले जाने के लिए कहा। सिरसिया की ओर देखकर कहा, लंबे सफर के बाद आप थक गई होंगी, कमरे में जाकर आराम कीजिए। जब सभी आ जाएंगे तब हम आपको बुला लेंगे, फिर हम आपको सभी से मिलवा आएंगे। उनकी बात सुन सिया प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहती हैं, जी दादाजी, और वह आशा मौसी के साथ चली जाती हैं। आशा मौसी सिया को एक कमरे में लेकर आती हैं। जब कमरे को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। रूम बहुत बड़ा था। पूरे रूम में पर्पल और वाइट कलर का थीम रखा गया था, जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। एक बड़ा सा बेड, उसके बगल में बड़ी सी विंडो, उसके पास छोटी सी स्टडी टेबल और कुछ किताबें थीं। वहीं उसके ऑपोजिट साइड एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम था। कमरा बहुत अच्छा था। सिया ने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कमरा देखा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कमरा उसका भी हो सकता है, पर उसने यह बात ज्यादा दिखाई नहीं दी। आशा मौसी ने भी उसे आराम करने का कहकर वहां से चली गई। सफर के कारण वह बहुत थक गई थी। उसने जिंदगी में पहली बार इतना सफर किया होगा, नहीं तो उसने कभी जिस शहर में वह रहती है
उसे भी ठीक से नहीं देखा था। वह वहां पर बेड पर जाकर लेट गई। थकान के कारण उसकी जल्द ही आंख लग गई। सिया की आंख तब खुली जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सिया जल्दी से उठकर बैठ गई और हिचकी लेते हुए कहती है, अंदर आ जाइए। उनके कहते ही आशा मौसी अंदर आती हैं और कहती हैं, बिटिया आप फ्रेश हो जाइए और हमारे साथ चलिए। मास्टर ने आपको अपने स्टडी रूम में आने को कहा है। यह सुनकर सिया जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, हाँ हाँ, बस 5 मिनट, हम अभी आते हैं। यह कहकर वह वस्त्र में जाकर फटाफट फ्रेश हो जाती है और आशा मौसी के साथ स्टडी रूम की ओर चल पड़ती है। थोड़ा चलने के बाद वह एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ी होती है। आशा मौसी आगे बढ़कर 2 बार दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो अंदर से आवाज आती है, अंदर आए। आवाज सुनते ही आशा मौसी अंदर जाती है। साथ ही सिया भी उनके पीछे पीछे अंदर आती है। जब अंदर आती है तो वह देखती है कि एक तरफ जहां सोफे के अरेंजमेंट किए गए थे वहां पर एक बड़े सोफे पर 3 हैंडसम लड़के बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर एक सोफे पर एक मिडिल एज कपल बैठा हुआ था। फिर भी वह दोनों देखने में यंग लग रहे थे। वही उसके एक तरफ रखे सोफे पर मिस्टर ओल्ड राव बैठे हुए थे। सिया को वहां देख वह उसे अपने हाथों से इशारा कर अपनी तरफ आने को कहते हैं। यह देखकर सिया उनकी ओर आकर खड़ी हो जाती है तो दादाजी उसे बैठने के लिए कहते हैं। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए दादाजी के बगल में बैठती है और सामने खड़े उन 5 लोगों को एक तक देखने लगती है। वहीं स्टडी रूम में बैठे लोग जब दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं तब उस ओर देखते हैं। आशा मौसी के साथ एक लड़की अंदर आ रही थी। सब उस लड़की को देखते ही रह गए। जब वह अंदर आई तो दिखने में वह काफी दुबली पतली थी। उसके बाल उसके कमर तक थे। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर भी वह बहुत सुंदर दिख रही थी। उसका एक अलग ही लुक आ रहा था। उसकी हाइट काफी अच्छी थी। साथ ही उसका छोटा प्यारा चेहरा, उस पर टिमटिमाती काली बड़ी बड़ी आंखें जो शायद अपने पिता की तरह थीं, और जब वह मुस्कुराती थी तब उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे जो हूबहू अपनी माँ की तरह थे। वह 5 बस सिया को देख रहे थे। वह सिया को देखते ही कह सकते थे कि वह उनकी ही बेटी होगी क्योंकि उसके बहुत से फीचर्स उनसे मैच करते थे। उनका ध्यान तब टूटा जब उनके कानों में मिस्टर ओल्ड राव की आवाज आई जो सिया से कह रहे थे, सिया मेरी बच्ची, इनसे मिलो। यह है तुम्हारा परिवार। यह जो सामने बैठे हैं वह है तुम्हारे माता पिता अश्विन और रेवा। वहीं दूसरी तरफ यह जो तीनों बैठे हैं वह हैं तुम्हारे बड़े भाई रवि, नक्श और अधीर। फिर वह सामने बैठे सभी की ओर देखते हुए कहते हैं, यह है तुम तीनों की छोटी बहन और तुम्हारी बेटी और हमारी पोती सिया। उनका इतना कहना ही था कि नक्श चिल्लाते हुए कहता है, यह मेरी बहन नहीं है। मेरी बहन सिर्फ मेरी रागिनी है। मेरी प्रिंसेस ही मेरी बहन है। समझे आप यूं ही किसी को भी मेरी प्रिंसेस की जगह नहीं दे सकते। मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस का भाई हूं और किसी का नहीं। यह सब वह सिया को देखते हुए और चिल्लाते हुए कहता है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मिस्टर ओल्ड राव्स अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जमीन पर मारते हुए कहते हैं, बदतमीज लड़के, तुम्हें पता भी है तुम किससे क्या बात कर रहे हो। यह तुम्हारी असली बहन है, समझे। अपनी बहन दादाजी के गुस्से भरी आवाज सुनकर नक्श अपनी जगह पर शांति से बैठ जाता है, पर वह अभी भी गुस्से से सिया को घूर रहा था, जिससे सिया काफी डर गई थी। तभी रवि सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, तो यह है वह लड़की। उसका ऐसा कहना ही था कि सिया अपनी आंखें उठाकर उसे देखती है और उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तो वह यह है वह लड़की। कोई कुछ और कहता। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और एक सुंदर सी लड़की अंदर आई जिसने एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, मैचिंग जूते, हाथ में घड़ी पहनकर वह अंदर आती है और सामने बैठी सिया को देखती है। फिर सोफे पर बैठे सभी को दिखती है। रागिनी को देख मिस्टर एंड मिसेस राव खड़े होकर उसके पास जाते हैं और उसे बड़े ही प्यार से पूछते हैं, बेबी आप यहाँ क्या कर रही हो। उनका यह सवाल सुनकर रागिनी मासूम सा मायूस चेहरा बनाते हुए कहती है, अब आप मुझे छोड़ दोगे। मैं आपकी बेबी नहीं हूँ,
मैं भाई की प्रिंसेस नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दोगे? आप उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दोगे? यह कहकर वह रोने लगती है। उसे रोता देख सोफे पर बैठे तीनों लड़के एकदम खड़े होकर उसके पास जाते हैं और तीनों उसे गले लगा लेते हैं। उन्हें शांत करवाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, कोई तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा प्रिंसेस। आप हमारी प्रिंसेस हैं, पर हम आपके भाई हैं और कोई नहीं। हम सिर्फ आपके भाइयों हैं और किसी के नहीं। अब रोना बंद करो। यह कहकर वह तीनों भाई और उनके माता पिता रागिनी को शांत कराने में लग गए। सबको खुद को इतना टेंशन और परवाह दिखाते देख रागिनी एक नज़र सिया के चेहरे पर डालती है, जो इस वक्त बहुत उदास दिख रही थी। फिर रागिनी ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, मुझे प्रॉमिस करो, फिर रागिनी मान जाएगी। उसकी बात सुन तीनों भाई उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, प्रॉमिस प्रिंसेस, आप ही हमारी प्रिंसेस रहोगी, हमेशा हमेशा, और कोई नहीं। और हम भी सिर्फ हमारी प्रिंसेस के भाई रहेंगे और किसी के नहीं। कोई आपको हमसे दूर नहीं करेगा, कोई भी नहीं। यह कहते हुए वह तीनों सिया और दादाजी को देखते हैं और बिना उन्हें कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वही दादाजी अपने परिवार का ऐसा बेरुखा व्यवहार देखकर सिया के लिए बहुत बुरा महसूस करते हैं। इस बच्ची को इतने सालों बाद अपना परिवार मिला, पर उस पर वह परिवार में एक बार भी उसे देखने, बात करने या उसके अब तक की जिंदगी के बारे में पूछने की जहमत तक नहीं उठाते। उसे नजरअंदाज करते हुए यहाँ से चले गए। अपने खून को उन्होंने किसी दूसरे के बच्चे के लिए इग्नोर कर दिया। यह सब सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जब उनकी नज़र सिया पर पड़ी, जो इस वक्त सिर नीचे किए हुए गुमसुम बैठी थी, उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो बेटा, अभी अभी मिले हैं ना, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में, पर वह तुम्हें जरूर अपनाएंगे। उनकी बात सुनकर सिया अपना सिर हिलाती है और कहती है, हम समझते हैं दादाजी। फिर वह उनकी परमिशन लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। इसमें सिया ने बहुत कोशिश की अपने माँ पापा और भाइयों के साथ अपने रिश्ते को बनाने और सुधारने की, बहुत कोशिश की, पर हमेशा उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। उसी तरह कोई भी रिश्ता जब दोनों तरफ से सुधारने की कोशिश की जाए तभी सुधर जाता है, एक तरफ से नहीं। सिया तो तब हर्ट हो गई जब उसके अपने भाई ने उसे भाई कहकर पुकारने के लिए मना कर दिया। उसके साथ बेरुखी से बहस करते थे, जिससे सिया को बहुत बुरा लगता था, पर फिर भी वे हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करती थी। यह बात और बिगड़ने लगी जब रागिनी आकर हमेशा सिया को बुरा भला कहती और उसे घर छोड़कर चले जाने को कहती और घर वालों के सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे वह नहीं चाहती कि रागिनी को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा हो, जिससे दादाजी को और आशा मौसी को छोड़कर सभी उससे नाराज हो गए थे, जिसके चलते मिस्टर और मिसेस राव ने उसे बहुत कुछ सुनाया था। वह रागिनी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अपनी खुद की बेटी का मन दिख ही नहीं रहा था। ऐसा हमेशा होने लगा। रागिनी कुछ न कुछ कर के सबकी नजरों में सिया को विलेन बना देती थी। जब सिया खुद इस बात की सफाई देने की कोशिश करती तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। ऐसे ही 10-11 महीने हो गए जब से सिया वहां आई थी। दादाजी को छोड़कर कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। उसे अपना परिवार तक नहीं मानता था। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। सब ऐसे बर्ताव करते थे जैसे वही वहां हो ही नहीं। इससे सिया हमेशा बहुत हॉट होती थी और रात को अकेले में रोया करती थी, क्योंकि जब वह अनाथ आश्रम में थी तब वह हमेशा सोचती थी कि काश उसका एक परिवार होता, उसके मम्मी पापा भाई होते। और इतने सालों बाद जब उसका सपना पूरा हो गया तब उसकी फैमिली उसे अपनी नहीं मानती। वह हमेशा सोचती थी कि शायद उसमें ही कुछ कमी है या उसने कुछ गलती की है, इसीलिए सब उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे। यह सोचकर वह हमेशा हर एक चीज एकदम सही और परफेक्ट करने का ट्राई करती थी, पर रागिनी सब कुछ बिगाड़ कर रख देती थी। ऐसे ही एक दिन रागिनी ने उस पर मिसेस राव की तरफ से जन्मदिन पर दिया गया नेकलेस चुराने का इल्जाम लगाया, जिसके चलते रेवा जी ने बिना सिया की बात जाने उसे थप्पड़ मार दिया।
उनके थप्पड़ के निशान कई दिनों तक उसके गालों पर थे। वहीं दादाजी जब भी परिवार वालों को सिया के साथ ऐसा बर्ताव करते देखते तो हमेशा उन सबको डांटते, फटकारते, गुस्सा करते और सिया को हमेशा समझाते, प्यार करते। कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने काम पर गए हुए थे। मिस्टर अश्विन राम ग्रुप ऑफ कंपनी संभालते थे, जो उन्होंने और उनके पिता ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी। वहीं उनका बड़ा बेटा रवि उस कंपनी का सीईओ था। वहीं उनका दूसरा बेटा अधीर खुद की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी चलाता था, जो उसने खुद के बलबूते पर खड़ी की थी। वहीं उनका छोटा बेटा एक ऑनलाइन ई सपोर्ट गेम था, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था अपने गेमिंग के लिए। वही रेवा राव एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर थीं। उनकी अपनी एक अलग कंपनी थी जहां वह काम करती थीं। इस समय के दौरान मिस्टर ओल्ड राव किसी काम के कारण आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। सभी हर वर्ष की तरह अपने कामों में लगे हुए थे, पर आज रागिनी कुछ बहाना बनाकर स्कूल नहीं गई थी। वह 10th स्टैंडर्ड में थी। घर पर कुछ हाउस की हेल्पर थीं। सिया और रागिनी दोनों ही अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। तभी सिया को थोड़ी प्यास लगती है। जब वह उठकर देखती है तो उसमें पानी नहीं था। वह काली थी, इसलिए वह पानी लाने के लिए नीचे किचन की ओर जाने लगती है। क्योंकि घर पर मावशी को छोड़कर कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, उसे अपना सब कुछ खुद करना पड़ता था। हाँ, पर जब दादाजी वहां रहते थे तब सबको मन मारकर उसका काम करना पड़ता था। जब वह कॉरिडोर से गुजर रही थी तब उसे रागिनी के कमरे से उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। सिया को लगता है रागिनी को कुछ हो तो नहीं गया। यह सोचकर वह जल्दी से रागिनी के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। बहुत सी चीजें टूटकर फूट गई थीं। यह देखकर सिया घबरा गई और जैसे ही वह कमरे में रागिनी को ढूंढ रही थी तभी उसे पीछे से दरवाजा लॉक खोलने की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां रागिनी खड़ी थी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और सिया को देखकर शातिर तरीके से मुस्कुरा रही थी। हाय,